हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। कमोडिटी की सप्लाई से हमारा क्या मतलब होता है कि कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो सेलर होता है वो प्रिपेयर्ड होता है कि बेचनी है उसको एट अ गिवन प्राइस पे और एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है सप्लाई और स्टॉक में। स्टॉक क्या होती है? स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी विच एट एनी गिवन टाइम इज़ अवेलेबल इन द मार्केट विद द सेलर। मीन्स सेलर के पास टोटल क्वांटिटी, उस कमोडिटी की टोटल क्वांटिटी जो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है सेलर के पास। और सप्लाई का मतलब क्या होता है कि स्टॉक, that part of stock that seller is prepared to sell at a given time and a given price. It means कि seller एक prepared है to sell करने के लिए उस commodity को at a given price पे और उसी at a given time पे। ठीक है, तो एक थॉमस की डेफिनेशन देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स इज the total quantity offered for a sale in a given market at a given time at various prices. नेक्स्ट है हमारा सप्लाई शेड्यूल एंड द सप्लाई कर्व। सप्लाई इंडिविजुअल, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मीन्स कि शेड्यूल मीन्स टेबल की फॉर्म में शो करना हमें। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज डिफाइंड एज अ टेबल विच शो क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी विच अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर will supply at a possible prices at a given price it given time। means कि टोटल क्वांटिटीज कमोडिटी की जो एक अकेला प्रोड्यूसर है जो वो सेल करने के लिए तैयार है अपने पॉसिबल प्राइसेस, मीन्स अलग अलग प्राइसेस पे एट ए गिवन टाइम पीरियड। मीन्स एक टाइम पे वो अलग अलग प्राइसेस पे बेचने के लिए तैयार है इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। जैसे कि टेबल देख लेते हैं कि प्राइस है रुपीज़ आइसक्रीम का 5, तो सेलर है जो वो सेल करने के लिए तैयार है 0 क्वांटिटी, वो नहीं बेचना चाहता। तो जैसे ही प्राइसेस है जो राइज होंगे आइसक्रीम के, जैसे 5 से 10, तो अब प्रोड्यूसर है जिसको फ़ायदा होगा इसीलिए वो क्वांटिटी को सेल करने के लिए विलिंग है, तो 10 क्वांटिटी है जो वो बेचने के लिए तैयार होगा। ऐसे ही प्राइस बढ़ेंगे तो वो और क्वांटिटी बढ़ाएगा, 20 हो गए तो 30 बेचने के लिए तैयार होगा। और था मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल मीन्स कमोडिटी की टोटल क्वांटिटीज़ जो ऑल प्रोड्यूसर्स विलिंग टू सप्लाई एट मार्केट प्राइसेस एट अ पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि सभी मार्केट के सभी प्रोड्यूसर्स अपने मार्केट प्राइस पे और गिवन टाइम पीरियड पे बेचने के लिए विलिंग है। जैसे कि टेबल में हम देख सकते हैं कि 5 यूनिट प्राइस पे फर्म ए है जो वो 0 यूनिट सेल करना चाहती है और फर्म बी भी 0 यूनिट सप्लाई करना चाहती है। जैसे प्राइसेस है जो आइसक्रीम के बढ़े तो फर्म ए का जो सब प्रोड्यूसर है वो 10 यूनिट सेल करना चाहता है अपनी आइसक्रीम के और सप्लाई बाय फर्म बी के द्वारा 5 कर, तो टोटल क्या हुआ, इनका टोटल होगा, ये हमारा मार्केट सप्लाई बन जाएगा। ऐसे ही इसको ऐड करके ये बन जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। मीन्स इन टेबल को ही हम अगर कर्व के फॉर्म में दिखाएंगे, टेबल को डायग्राम की फॉर्म में दिखाएंगे तो ये सप्लाई कर्व हमारे आ जाएंगे। ये तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है। और ये मार्केट इनका इंडिविजुअल का बना है, फर्म ए का, ये फर्म बी का है, और इनका ऐड करेंगे तो ये हमारे मार्केट सप्लाई कर्व आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल का दिखा देते हैं कि यहाँ पे 5 यूनिट प्राइस था, प्राइस क्वांटिटी हमने एक्स एक्सिस पे ले ली है और प्राइसेस हमने वाई एक्सिस पे ले लिए हैं। तो प्राइसेस है जो हमने ये वाले इस साइड लिख लिए हैं और क्वांटिटीज़ है जो 10, 20, 30 ये वाली हमने फर्म ए का लिख रहे हैं तो फर्म ए का यहाँ पे बना देंगे। अब 5 यूनिट प्राइस पे
ये 0 यूनिट फॉर्म सेल करना चाहता है, 10 पे वो 10 करना चाहता, 15 पे 20 और 20 पे 30। अब डायग्राम में देखिए कि 5 पे वो 0 यूनिट सेल करना चाहता है। अब अगर वो 10 प्राइस हो जाते हैं मार्केट में तो वो 10 यूनिट सेल करना चाहेगा। ऐसे ही प्राइस आइसक्रीम के 15 हो जाते हैं तो वो 20 यूनिट बेचना चाहेगा, 20 हो जाते हैं तो 30 यूनिट बेचना चाहेगा। इसी तरह फर्म बी है जो बी का सेलर भी 10 यूनिट प्राइस पे 5 बेचना चाहेगा, 15 पे 10 यूनिट और 20 पे 20। तो इसी तरह इसको डायग्राम के फॉर्म में दिखाएंगे कि 5 यूनिट पे 0 क्वांटिटी बेचना चाहेगा, 10 रुपये पे 5 क्वांटिटी, 15 रुपये बढ़ जाएंगे तब तो वो 10 यूनिट बेचना चाहेगा, और 20 रुपये प्राइस का हो जाएगा आइसक्रीम का तो वो 20 क्वांटिटी है जो आइसक्रीम की सेल करना चाहेगा। तो इनका जो ऐड आया है, जो ये हमने मार्केट सप्लाई है, इसी को शो करेंगे कि 5 यूनिट प्राइस पे हमने 10 यूनिट क्वांटिटी है जो वो सेल करेगा, सॉरी 5 पे 0 सेल करना चाहेगा प्राइस पे, और जैसे ही प्राइस है जो 10 हो जाएंगे तो सेलर है जो वो 10 यूनिट सेल करना चाहेगा, 15 प्राइस हो जाएंगे तो टोटल है जो 30 सेल करना चाहेंगे। दोनों फॉर्म ए और बी, ये दोनों फॉर्म है जो इतनी क्वांटिटी बेचना चाहेंगे। और प्राइस है अगर मार्केट में 20 हो जाता है तो दोनों फॉर्म है जो ऐड होने पर मार्केट में टोटल क्वांटिटी है जो 50 सेल करी जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई एंड द सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन क्या होता है? सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ GFPIT। ये देखो, GF मीन्स गोल ऑफ द फर्म, P means product of own price, I means ISO prices of the input, T means technology, P are price of related goods, expectation of the producer and the government policies. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल ऑफ द फर्म मीन्स सप्लाई है जो वो किस किस पर निर्धारित की जाती है, किस किस पर डिपेंड होती है, कैसे निर्धारित की जाती है, सॉरी डिपेंड नहीं कहना चाहिए। तो गोल ऑफ द फर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल ऑफ द फर्म क्या कहेगा कि किसी भी फर्म, किसी भी प्रोड्यूसर है जो उसका गोल क्या है, गोल ऑफ द फर्म मीन्स कि प्रोड्यूसर है जो वो विलिंग है या नहीं है कि टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी की कितने बेचने चाहिए, वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या पता प्रोड्यूसर है जो वो विलिंग हो सेल्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, या फिर सोशल वेलफेयर करना चाहता है, या प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। अ फर्म which aims at maximize of its profit generally supply of the less quantities of a good at a given price। मीन्स अगर प्रोड्यूसर का मेन प्रॉफिट अर्न करना है मोटिव, तो वो लेस क्वांटिटी है जो वो अपने गुड्स की सेल करेगा, क्योंकि उससे उसके मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर वो सप्लाई कम करेगा तो इससे उसका प्रॉफिट है जो वो ज़्यादा होगा। अगर कोई सेल्स मैक्सिमाइज़ करना चाहेगा तो इसका वाइस वर्सा हो जाए। फिर नेक्स्ट है प्राइस ऑफ द गुड्स, मीन्स कि किसी भी प्रोड्यूसर है जो उसका किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस इकोनॉमी में मार्केट में ज़्यादा होता है तो किसका प्रॉफिट होता है? प्रोड्यूसर का होता है। कब? अगर प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉस्ट रिलेटेड गुड्स के जो कॉस्ट है, प्राइसेस है, अगर वो अनचेंज रहेंगे मीन्स कांस्टेंट रहेंगे, तो जो वो पर्टिकुलर कमोडिटी है उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है इकोनॉमी में तो वो प्रोड्यूसर है जो उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग फर्म्स लाइकली टू एक्सपेंड करना चाहेंगी, न्यू फर्म्स है वो एंटर करना चाहेंगी इंडस्ट्री में, तो टोटल सप्लाई है जो वो एक्सटेंड होगी। कब? व्हेन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी राइजेज एंड कॉन्ट्रैक्ट कब होंगी? तब प्राइसेस है जो डिक्रीज हो जाएंगी, तो इकोनॉमी से इंडस्ट्री से हमारी फर्म्स है जो वो बाहर निकलने लग जाएंगी। तो अब आता है प्राइसेस ऑफ द इनपुट्स, मीन्स
कि द प्राइसेस ऑफ द इनपुट सच एज लेबर, मशीन, रॉ मटेरियल, अगर इनका प्राइसेस है जो अगर वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, मीन्स हमारी कॉस्ट है जो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन का वो कम होगा, उससे क्या होगा, प्राइसेस हैं जो वो भी कम होंगी। एंड वाइस वर्सा, मीन्स कि प्राइसेस है जो इनपुट्स के, रॉ मटेरियल, मशीन, अगर इनके इकोनॉमी में प्राइसेस ज़्यादा हैं तो उससे कॉस्ट ज़्यादा होगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी तो उसका कमोडिटी का प्राइस है जो वो ज़्यादा होगा। तो टेक्नोलॉजी, अगर इकोनॉमी में न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आएंगी उससे क्या है, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी, तो विच इंक्रीज द प्रॉफिट है, तो इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी इंड्यूस करता है प्रोड्यूसर को टू प्रोड्यूस मोर और मोर एंड इंक्रीज द सप्लाई। Prices of related goods means it divided into two parts, substitutes and the complementary. Substitute goods क्या होता है, जैसे कंसेप्ट ऑफ हमने डिमांड में किया था उसका बिल्कुल अपोजिट करना था। डिमांड में क्या होता था कि प्राइसेस अगर एक कमोडिटी के अगर बढ़ जाते थे तो उसकी डिमांड है जो दूसरी कमोडिटी के वो बढ़ जाती थी। इसका क्या है, बिल्कुल अपोजिट होगा कि प्राइसेस है जो एक कमोडिटी की बढ़ जाएंगे तो सप्लाई है जो अनदर सब्सिट्यूट गुड की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री का भी जैसे डिमांड में हमने किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता था कि एक के प्राइसेस अगर हमारे बढ़ जाते हैं तो दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता था कि हमने प्राइसेस जो एक के बढ़ा दिए, तो जैसे इंक की प्राइसेस बढ़ गई हैं तो पेन की डिमांड है जो वो कम हो जाती थी, तो इनमें इन्वर्स रिलेशन था। अब सप्लाई में क्या है, सप्लाई में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या था, क्योंकि हमने प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है यहाँ पे। डिमांड में हम क्या करते थे, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे। अब यहाँ पे क्या है, हमारा सप्लायर है जो वो अपना मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने प्रॉफिट को, तो वो क्या करेगा, व्हेन द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट प्रोडक्ट्स, मीन्स अगर हम जॉइंटली प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं लाइक पेट्रोल और कार्फिन मीन्स इंक, और लाइक कार और पेट्रोल, तो इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री, अगर एक का प्राइस बढ़ जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि और से ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे प्राइसेस हैं जो कार के बढ़ जाते हैं या फिर प्राइसेस जो पेट्रोल के बढ़ जाते हैं, तो कंपनी क्या सोचेगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कार को प्रोड्यूस करूं क्योंकि क्या पता डिमांड आ जाए। ठीक है, तो हमें सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो इससे क्या होगा कि इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री, तो यील्ड इज गिव क्या करता है टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अनदर कमोडिटी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोड्यूसर, मीन्स प्रोड्यूसर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उसको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस है जो मार्केट में बढ़ जाएंगी तो वो क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर मार्केट प्राइसेस अफेक्ट करता है सप्लाई, जैसे व्हेन द फर्म्स एक्सपेक्ट द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट लोअर मीन्स इन फ्यूचर, अगर उनके प्राइसेस है जो लग रहा है कि फ्यूचर में लो हो जाएंगे तो सप्लाई है जो प्रेजेंट में इंक्रीज कर देगा। और ऑन द अदर हैंड इफ़ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो राइज होंगे गुड्स, दे प्रोड्यूस टू राइज इन द फ्यूचर, ओके, दे में स्टोर इन अ करंट, कि उसको लग रहा है कि एक्सपेक्ट कि हमारे फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो करंट में क्या करेगा, कम सेल करेगा। ठीक है, रिड्यूस द सप्लाई, क्योंकि वो क्या है स्टोर करके रख लेगा फिर फ्यूचर के लिए, जिससे उसको फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी भी है जो प्रोड्यूसर की सप्लाई पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, जैसे अ रिडक्शन इन द कोटाज एंड टैरिफ ऑन द फॉरेन गुड्स विल ओपन द मार्केट टू द फॉरेन प्रोड्यूसर विल टेंड टू इंक्रीज द सप्लाई। ठीक है, कि अगर हमारी गवर्नमेंट है जो कोटा को और टैरिफ को अगर रिड्यूस कर देगी, हटा देगी मान लो, तो हमारे क्या होगी, ओपन मार्केट हो जाएगी, ओपन मार्केट, और फॉरेन प्रोड्यूसर्स है जो वो क्या करेंगे, सप्लाई को इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि अब उनको ना ही तो टैरिफ लग रहा है, ना ही ठीक है, ना ही कोटा पे रिस्ट्रिक्ट है वो, तो लाइक वाइज चेंज द टैक्सेस एंड द सब्सिडीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सप्लाई,
तो द प्रोड्यूसर्स ट्रीट मोस्ट टैक्सेस एज कॉस्ट, ठीक है। तो इंक्रीज excise duty might cause check in the supply and the concerned commodity substitutes are expected to increase, मीन सब्सिडीज़ होती है जो वो एक्सपेक्टेड क्या करती है, जैसे जैसे अगर गवर्नमेंट पॉलिसी है जो वो आ जाते हैं कि सप्लाई इंडस्ट्रीज़ को या फर्म को हम सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो सप्लाई है जो उसको एनकरेजमेंट मिलेगी, तो एक्सपेक्टेड क्या होगा कि सप्लाई जो वो बढ़ जाएगी इकोनॉमी में। थैंक यू।